ऐसा एडवर्टाइजिंग एजेंसियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक ऐसी एजेंसियां हैं जो कि अपनी खिदमत अंजाम देने में पेश रहती हैं। इसी तरह एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी कराची के मशहूर इलाके क्लिफ्टन में मौजूद है, जहां हम तशरीफ फरमा है। ये इस एजेंसी का नाम है MCM एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इसके मकासद क्या है? रोशन पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, तस्वुर पाकिस्तान में आज हमारे मेहमान कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में जनाब महमूद तारिक साहब मौजूद हैं। महमूद तारिक साहब एक बिज़नेस कम्युनिटी में अपना नाम और मुकाम रखते हैं और मेमन कम्युनिटी में भी आपका आला मुकाम है। आपको अपनी नशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसे है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक है जी, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला सेहत दें आपको सर, अल्लाह ताला सेहत दें आपको। आमीन। पहला सवाल ये है सर, आप अपने इब्तिदाई तालीम के बारे में और अपने कैरियर के हवाले से कुछ आगाही फराहम फरमाएं। राइट, देखिए हम लोग यहाँ कराची में तालीम मेरी शुरू हुई और मैं ब्लोइंग कहाँ से करते हैं सर? जी, ब्लोइंग कहाँ से करते हैं आप? कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं सर? अच्छा, फिर से तो पूरा जी। अच्छा देखो, आप एक तो पूछ रहे कि मैं कौन हूँ, तालीम का फिर पूछेंगे, फिर ठीक है। तो अच्छा देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और मेमन बरादरी जो होती है वो उसका जो इब्तिदा होती है, जब भी आदमी इस काबिल हो जाता है कि दूसरों की मदद करे तो वहाँ से पहला स्टेप होता है पब्लिक सर्विस जी। और पब्लिक सर्विस के उसकी डेवलपमेंट इस कम्युनिटी की इस तरीके से हुई है कि हर आदमी पब्लिक सर्विस करना चाहता है जी। अपने अपने हैसियत के हिसाब से, और वो ये हमारा मोटो है। एंड आई एम मेमन, आई एम प्राउड दैट आई एम मेमन। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। राइट, मेरी जो तालीम है वो कराची में शुरू हुई और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो क्लेटन रोड, जो जमशेद रोड अभी कहलाता है, वहाँ रहते थे और वहाँ एक स्कूल था मैरी क्लासो और एक था हैप्पी होम। तो मैंने दोनों स्कूलों में मेरी तालीम पूरी हुई और वो क्या कहते हैं, इसके बाद मुझे जब मेरा अपना यहाँ से सेकेंडरी जब मेरी क्लासेस होने वाली थी शुरू, तो मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने अमेरिका भिजवा दिया। तो वो वहाँ मेरी तालीम हुई और इसके बाद मेरी तालीम थोड़ी बहुत इंग्लैंड में हुई और फिर मैं पाकिस्तान आ गया, तो मेरी ग्रेजुएशन वहीं से हुई है, वहाँ की यूनिवर्सिटी से। और यहाँ मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए और जिसमें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मेरा उसके ऊपर भी अपने तौर पे तहकीक की, पढ़ा और उसको सीखा। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दुनिया में हर दौर जो आता है ना, जो पास्ट होता है वो कहते हैं वो अच्छा है, आने वाला दौर खराब है। कुछ पूरी दुनिया के रुझान बन गया है और पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है दुनिया का। तो यहाँ भी जो तालीम का मयार था और जो तालीम सिर्फ पढ़ने लिखने की नहीं थी, तालीम हर जो हमारे माशरे की ज़रूरत होती है, हर किस्म की तालीम दी जाती थी, वो अब लगता है कि बिल्कुल वाइप ऑफ हो गई है। अब ऐसा नहीं लगता, इदारे बन गए हैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए। तालीमी इदारे जितने भी हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि उनकी दौलत बढ़े और बाकी चीज़ें वो कॉस्मेटिकली चलाते हैं। तो ये खराब रुझान है, लेकिन सर, और जो वो किसी के जवाबदेह भी नहीं है और इसलिए तालीम का मेयार गिरता जा रहा है। जब से प्राइवेटाइजेशन तालीम उरूज पर आई है, सरकारी तालीम का मेयार गिरता चला गया, क्यों? देखो, सरकारी तालीम जो होती है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, आपको मालूम है कि हमारी सरकार होती नहीं, वो एक टोला होता है करप्ट लोगों का जो अपना कारोबार के तौर पे मुल्क चला रहा होता है। तो तालीम उनके लिए इतनी अहमियत नहीं रखती जितना पैसा रखता है। लेकिन सर, कौमी तरक्की जो करती है तालीम और तरबियत के हवाले से, जी वो तो देखिए अच्छी बातें तो सब लिखी हुई हैं
वो मानी भी है, लेकिन जब इंसान पैसों के पीछे भागता है तो तालीम पीछे रह जाती है। तो हमारे जो तालीमदा हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं तालीम के, या हमारी हुकूमत, वो आपको मालूम है कि किस रास्ते पे चल रही है। उनका रुझान ही नहीं है सर। क्यों सर? देखिए, ये एक अजीब हमारी बदकिस्मती है कि कायदे आज़म के बाद हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो अपनी डायरेक्शन सही रखे और कुर्बानियाँ दे कौम के लिए। अब देखिए किसने दी? किसी ने नहीं दी। और जो भी आया उसने अपना ठीक किया, अपना घर ठीक किया। तो वो और तालीमी इदारे ऐसे बने जिसमें या तो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो सरकारी हैं उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, राइट। टीचर्स जो होते हैं वो मेट्रिकुलेट होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं इससे सीनियर बच्चों को, तो वो तालीम डिसेमिनेट नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं कि तालीमी इस्लाह की पूरी जरूरत है? इसमें कोई शक नहीं, कौन नहीं चाहेगा कि अच्छी तालीम हो। हर एक की ख्वाहिश है कि हर एक ये सोचता है कि हमारा मुल्क सही हो जाए, सही डायरेक्शन में चले, यहाँ पे तालीमी निज़ाम अच्छा हो, यहाँ पे रहने सहने का निज़ाम अच्छा हो, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी जैसे कि आपने फरमाया कि आपका सब्जेक्ट था मार्केटिंग के हवाले से, तो MCM के मायने क्या है सर? जी देखिए, ये जो है MCM जो है ये हमारे 2 शोबे थे, ठीक है। ये है मीडिया एंड मार्केटिंग जी। MCM जो है मीडिया एंड मार्केटिंग, C जो है स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर, ठीक है। तो ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आप हमारा मोनोग्राम देखें तो हमने उसका बेस्ट उसको कम्युनिकेट किया है कि ये शोबा क्या है। आप देखेंगे तो उसमें MCM एक नज़र आ रहा है लिखा हुआ, वो प्रिंट है। तो एक इसमें स्क्रीन बना हुआ है, स्क्रीन को आप देखेंगे तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। फिर उसमें एड और वर और टाइजिंग ये डिवाइड हुआ है। तो ये एड एडवर्टाइजिंग है, जर्मनी में वर को एडवर्टाइजिंग कहते हैं, और टाइजिंग फ्रेंच जबान में एडवर्टाइजिंग को कहते हैं। तो सर इसका ढांचा क्या है? तो ये एक हमारे लोगों ने इसको क्रिएट किया और आपके सामने है ये। जी, इसका ढांचा क्या है सर? जी देखिए, ढांचा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसको हम एजेंसी कहते हैं, उसका ढांचा होता है जिसकी कोई बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, और एक ऐसा इदारा बनाया जाता है जो आदमी मैन्युफैक्चरर है और मार्केटियर है, उनकी जो प्लानिंग होती है उसमें वो एक एडिशन होता है जी। और वो उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है। उनके पैसों का वो बेस्ट रिटर्न कैसे हो जिससे उनका कारोबार बढ़े। तो एडवर्टाइजिंग का मकसद ही है, और इसीलिए हम इस तरफ राग़िब हैं। MCM कब वजूद में आया? जी 1960 में एक्चुअली ये शुरू किया था, राइट। और हमारे इसके बाद ये हमने इसको 1970 में बहुत एक्सपेंड किया, राइट। और माशाअल्लाह जब से चल रहा है। कारोबारी शख्सियत के साथ बड़े मसाइल पाए जाते हैं। एक आप भी ताजिर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे कारोबारी हज़रात के क्या मसाइल हैं जिनका हल मुमकिन नज़र नहीं आता? देखिए, कारोबार का मतलब वाज़ेह है कि बिजनेस। अच्छा, बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और उसमें कोई रुकावट नहीं हो, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पर वो स्मूथली रन कर सके। हमारे यहाँ बिजनेसमैन जो है वो अपना कारोबार से ज़्यादा ऐसी कानून और निज़ाम में उलझ जाता है कि वो उसका बहुत वक्त ज़ाया होता है। उलझाने वाले कौन है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कौन होता है? हुकूमत होती है, निज़ाम चलाने वाले होते हैं, आपके कंट्रोलर्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, फॉरेन पावर्स होते हैं। ये सब मिलकर एक हमारे यहाँ मुल्क चलते हैं। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ पाकिस्तान की तमाम चैम्बर्स रीढ़ का हड्डी का रोल अदा करती हैं, लेकिन जो भी क़यादत आती है माजी की क़यादत में मलबा डाल के चली जाती है। देखिए, क़यादत
को आप नहीं इल्ज़ाम दे सकते किसी भी क़यादत को। अच्छा, वो क़यादत अच्छी है या बुरी है, वो एक आदमी नहीं होता है, एक पूरी टीम होती है। तो अगर उसमें से 90% लोग भी सही राह पे हैं तो वो इदारा चल पड़ता है। और देखिए, फेडरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारी एसोसिएशन सब मिलकर वो एक मकसद वहाँ कमाना नहीं होता है, वहाँ लोगों को एक हेल्पिंग हैंड है, एक प्लेटफॉर्म उनके मजबूत बनाता है, उनके लिए राह हमवार करता है कि वो अपना बिजनेस बेहतर तरीके से कर सकें, उनके मसाइल सुनते हैं और वो आगे कम्युनिकेट करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म होता है ना, एसोसिएशन, और वो उसका काम यही है कि अपने शोबे में वो बेहतरी लाए। लेकिन वो बेहतरी नजर नहीं आती सर। नहीं, वो देखिए, वो बेसिकली ये आप उनको इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। एसोसिएशन में वो आदमी अपना वक्त दे रहा है, अपना कीमती वक्त दे रहा है, और वो सोचता है कि मैं दूसरों का भला कैसे करूं, और उसके लिए वो मिल बैठते हैं और एक टीम वर्क होता है, और टीम में सब लोग होते हैं, सब आपस में उस इंटरैक्ट होते हैं। देखते चले हैं, बातें तो सब करते हैं, लेकिन अदालत करने को कोई तैयार नहीं। देखो, एक आदमी नहीं होता है ना, उसके पीछे हुकूमत नहीं साथ देती है, उसके आगे लोग जो होते हैं वो नहीं साथ देते हैं, आपस में कुछ लोग लड़ पड़ते हैं। तो एसोसिएशन अल्लाह ताला ने एक ऐसा इदारा बनाती है जो इन मसाइल को एड्रेस करता रहता है और उसको रिजॉल्व करता है, तो करते रहते हैं। आप देखिए कि एसोसिएशन बड़ी स्मूथ चल रही है। अच्छा, अब वो कोई कंप्यूटर तो नहीं है ना कि आपने बटन दबाया और प्रिंट आउट निकल आया। तो वो एक उनका काम है, वो अपना कीमती वक्त निकाल कर वो आप दूसरों के मसाइल सुनते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, और फिर जाके वो कोई शेप में आती है। और मेरा ख्याल है कि एसोसिएशन जो है ना, हम एक ब्लेसिंग है फॉर बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ वो सब एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं और उनको मौका मिलता है कि अच्छा काम करें। कभी कभार एसोसिएशन जो होती हैं उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो लड़ने मरने पे तुल जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। कराची में बिजली, गैस, पानी नायाब, इंडस्ट्री तबाह, तो कारोबारी हजरात परेशान। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम टैक्स किसको देते हैं कि ये चीज़ें हमें मुहैया करें? हुकूमत को। जब हम टैक्स देते हैं मीन्स हम उनको हायर करते हैं, और वो उनको कौम का नौकर समझ के काम करना चाहिए। वो उनकी नीयत होती है कि पैसा बना के काम करना चाहिए। तो इस वजह से निज़ाम ख़राब हुआ है। दुआ करें कि सही हो जाए। ताजिर बिरादरी के हवाले से आपने कुछ इक़दाम उठाए मेमन कम्युनिटी के हवाले से? देखिए, मेमन बिरादरी जो है उसको अल्लाह की ब्लेसिंग है कि, और ये ऐसी है कि हर आदमी खिदमत करने के लिए अपना वक्त निकालता है, और अपने अपने शोबे में कोई ना कोई वो अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, अपना घर भी चला रहे होते हैं, अपना कारोबार भी चला रहे होते हैं, बच्चों को तालीम दिलवा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। एडवर्टाइजिंग के हवाले से हम वापस आते हैं। एडवर्टाइजिंग की कितनी कंपनियां आपके साथ मुंसलिक हैं? हाँ, हमारे मुल्क में देखिए एडवर्टाइजिंग जो है इसकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, राइट, और उसके कोई 150 मेंबर हैं। तो ये रिकग्नाइज करते हैं 150 कंपनियों को, और वो यह है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ ब्रीफ केस एजेंसी भी हैं, तो वो होता है हर कारोबार में होता है, हर माशरे में होता है। तो वो एक वीक प्लेटफॉर्म होता है, और एक होता है जो इदारा होता है, वो इदारे में लोग होते हैं, टीम होती है जो सर्व कर रही होती है। तो ये एक किस्म की ये हेल्पिंग हैंड है टू इंडस्ट्री टू ग्रो, और वो अपना रोल अच्छा अदा कर रही है। पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग एशिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हम भी पीछे नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुकाबले में हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, और हमें रिकग्नाइज करते हैं वो। और देखिए, यहाँ भी मल्टीनेशनल हैं, यहाँ भी पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून्स हैं, उन सबको एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एक प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करते हैं। तो आपकी एजेंसी जो है MCM किस शोबे जात में ये खिदमत अंजाम दे रही है?
मार्केटिंग के वाले से? देखिए, मैं शोभा से मुराद आपकी है कि हम एडवर्टाइजिंग एक बिजनेस हाउस है, ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे शोबे होते हैं। अच्छा, वो सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं बैकअप पे, और वो जो मैन्युफैक्चरर है, जो मार्केटियर है, वो उसके जो मिशन होता है, उसका अपना ऑब्जेक्टिव जो भी होता है, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है टू ग्रो बिजनेस, उसमें हाथ बटाते हैं। कमर्शियल एड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कमर्शियल एड्स भी इस कंपनी में मौजूद है? जी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कुछ भी करती है वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कमर्शियल एक्टिविटी है वो, और उसको अंजाम देती है। लेकिन एक और चीज़ जो कि हर एजेंसी जो है उसको करना चाहिए, पब्लिक सर्विस, और अपना आमदनी का कुछ हिस्सा पब्लिक सर्विस पे भी खर्च करते हैं। तो हमारी एजेंसी भी काफ़ी पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट्स अपने तौर पे चलाती है जो माशरे में कुछ बेहतरी लाए। कहा जाता है कि एक माफिया ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद है कारोबारी शख्सियत के हवाले से, कि कारोबार को मुस्तकम नहीं होने देता। इस माफिया ग्रुप को कैसे निकाला जाए और पाकिस्तान की तरक्की में राह हमवार हो सके? ठीक है, माफिया तो अब नहीं कह सकते उन्हें, ये नादानी है। और बिजनेस में, कारोबार में, एक कारोबार में कई इदारे होते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन अच्छी हेल्थी साइन है, और इससे प्रोडक्ट की प्राइस कंट्रोल में रहती है, इससे क्वालिटी कंट्रोल में रहती है, और मार्केट प्रेशर रहता है कि भाई हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो वो एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, वो प्रमोशन भी करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की रसाकशी तो होती है कारोबार में, और ये इट्स अ फेयर गेम। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई तकरीबकारी कर रहा हो, इसमें गुंजाइश ही नहीं है तकरीबकारी की, इसके हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की की रुकावटें कहाँ पाई जा रही हैं और पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान तरक्की जब कर सकता है जब सब हम एक हो जाएं, प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, हमारा एजुकेशन बढ़े, हमारे यहाँ तालीम बढ़े, हमारे यहाँ लोगों को सोशल एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी जाए, यहाँ पे लोगों को एक फ़ौज तैयार की जाए जो पब्लिक में से हो। तो देखिए, मैशत के हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत, जो भी हुकूमत आई है, वो अपने खर्चात कम क्यों नहीं करती? देखिए, जब आप किसी को सेलेक्ट करते हैं और वो अलग होकर आता है, ठीक है, जब वो अलग होकर आता है तो वो आदमी को लोग देखते हैं ना, 1 लाख आदमी वोट डाल रहे हैं तो देख रहे हैं ना कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा है। तो हाँ, अगर हमारी नादानी है कि हम गलत लोगों को वोट दे देते हैं। आदमी को वोट देने से पहले सोचना चाहिए कि भाई ये आदमी काम करेगा कि नहीं, इस पोजीशन में है कि जीतने के बाद कुर्सी पे बैठेगा तो हमारा नुमाइंदा होगा कि नहीं। तो ये अगर हमसे गलती कोई हो जाती है तो कुछ लोग खराब भी आ जाते हैं। FBR ने एक ताजिर दोस्त पॉलिसी लॉन्च की थी, इसके असर क्या पड़े सर? FBR ने ताजिर दोस्त पॉलिसी, ताजिर दोस्त, हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा इक़दाम था FBR का और हुकूमत का कि वो लोगों से ये कहते थे कि हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, हम आपकी मदद करेंगे आपके कारोबार को बढ़ने में। और लेकिन उसका ना हुकूमत ने उस अपने मकसद को सही तरीके से कम्युनिकेट किया है, ना FBR ने लोगों को ट्रेन किया है। तो हैरेसमेंट से कुछ नहीं हासिल होता, लोग भाग जाते हैं मुल्क से, राइट। और फ्रेंडली रहना चाहिए, गवर्नमेंट को फ्रेंडली रहना चाहिए, मासेस को हेल्प करना चाहिए कि उसका कारोबार ग्रो करे। और आई थिंक हर इदारा कोशिश तो कर रहा है। अब आप क्या समझते हैं कि तमाम बिजनेसमैन एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं? देखिए, बिजनेसमैन जो होता है ना, जब उनको मुश्किल होती है तो सब एक जगह हो जाते हैं। जब नॉर्मल हालत होती है तो फिर वो आपस में उलझते भी हैं। अब लेकिन कंपटीशन है ना, ये एक फेयर बिजनेस एक्टिविटी है,
कंपटीशन से प्रोडक्ट सस्ती होती है, कंपटीशन से मयार बेहतर होता है, कंपटीशन से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और मासेस को इसका फायदा होता है, पब्लिक को फायदा होता है। पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से अगर बात की जाए तो जितनी भी हुकूमतें आई अपनी मियाद पूरा ना कर सकी, जो भी तरक्की की पहिया चलाने की कोशिश की जिस हुकूमत ने भी, उसे साइड पे लगा दिया गया। ऐसी क्या वजूहत आती है जो कि ये साइड पे लगाने की वजूहत क्या पेश आती है? देखिए, हमारे मुल्क में एक तो आप अंदाज़ा करें कि जो पॉलिटिशियन आते हैं ना, उसमें सिर्फ 20% ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। बाकी गांव से, छोटे छोटे शहरों से जो नुमाइंदे आते हैं, वो उनमें तालीम नहीं होती, लेकिन पैसा होता है उनके पास, दौलत होती है, तो वो अब उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते जो कि दूसरे मुल्कों में होता है। तो उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती, राइट? कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि पहले आप वहाँ से कोर्स कर ले फिर ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो खामियां तो हैं, वो आस्ते आस्ते दूर हो जाएंगी, लोगों की समझ में आएगा। रोशनियों का शहर कराची जी खंडर बना पड़ा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बैड एडमिनिस्ट्रेशन, जी ठीक है, और ये बैड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो फिर इसका नतीजा ये निकलता है। शहरी कराची के शहरियों का सवाल सामने आया, आप भी माशाल्लाह एक शहरी हैं। शहरियों का सवाल ये है कि हमें इंसाफ दो, हमें पानी इंसाफ दो, हाँ, इंसाफ दो। पानी, बिजली, गैस नायाब, कराची की सड़कें टूट टूट का शिकार, इसका हल क्या है? तो देखिए ना, ये इलेक्शन में खड़े होंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो आप ही होंगे जो उनको वोट देंगे। आप उनको वोट ना दें, ऐसे लोगों को दे जो काम करने वाले हों। ये तो आप ही अपने नुमाइंदे चुनते हैं, और वो अच्छे या बुरे हो, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। कराची में बढ़ती हुई क्राइम और जराइम की वारदातों को कैसे रोका जाए? हाँ, देखिए, इसके लिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और हमारी एसोसिएशन सारी जो है, वो आपस में मिल बैठ के थोड़ी सोच विचार करें और उस निज़ाम को बेहतर करें कि लोगों को जो लूट मार है वो कम हो जाए, ठीक है, और वो उसमें जो खामियां हैं वो दूर करें। मेरा ख्याल है कि कुछ कदम बड़े अच्छे उठाए हैं कि इन्होंने अभी सिस्टम बना रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, पुलिस को भी अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, एक सही डायरेक्शन में तो मूव हो रहा है, लेकिन ये स्लो है प्रोसेस। अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए जल्दी, तो फिर काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की कहाँ देख रहे हैं और पाकिस्तान को कहाँ रोशन आप देखते हैं? पाकिस्तान रोशन, देखिए, पाकिस्तान बना ही है हमारी तरक्की के लिए, पाकिस्तान बना ही है आपके लिए, पाकिस्तान बना है बच्चों के लिए। तो पाकिस्तान में ये जब बड़े हो जाएंगे तो हर एक की ये ख्वाहिश है कि बेहतरी होगी, हर एक की ये क्या कहते हैं, उम्मीद है कि वो भी दूसरे मुल्कों से बेहतर हो जाएगी। कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम सियाह दिन। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ से महरूम, आज़ादी के मुंतज़र हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? देखिए, कोई भी मुल्क को आज़ादी है ना नहीं मिल सकती, किसी की हेल्प से नहीं मिल सकती जी। वो कश्मीरी खुद जिम्मेदार हैं अपनी तमाम मुसीबतों का। अगर कश्मीरी खुद ये प्लान कर ले कि हमें ये प्लान हमारी फ्यूचर बनाना है, तो वो बना सकते हैं। अब वो खुद ही राजी होते हैं, जब इलेक्शन होता है तो वो हिंदुस्तान को वोट दे देते हैं, और जब परेशान होते हैं तो पाकिस्तान से कहते हैं कि हमारी मदद करो। तो ये कैसे चलेगा? आपको जब तक आपका हाथ नहीं थामेगा और आपकी बात नहीं सुनेगा, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मकश में जेल में बंद हैं, कैद हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने, अमेरिकन हुकूमत ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को सजाए मौत के हुक्म भी सुनाया। यासीन मलिक के एलिया मिशाल मलिक इंसाफ के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटाती फिर रही है। आप क्या समझते हैं, उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, पहला नाम आपने क्या लिया? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। देखिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो उसका कोई कसूर नहीं था जी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसका कोई कसूर नहीं था। अब उसने
एक ऐसे मरीजों की मदद की जो किसी मुल्क के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसे आके इलाज करवाया। अब एक डॉक्टर के पास चाहे कोई भी आए, उसका काम है कि उसका इलाज करे, तो उन्होंने इलाज के लिए उनकी हेल्प की। अब इसको वो जुर्म समझते हैं कि फिर तुमने तकरीबकारों की हेल्प की, यही इल्ज़ाम है ना। तो देखिए ना, उस वक्त हमारे मुल्क को उसको हवाले नहीं करना चाहिए था, अलाउ नहीं करना चाहिए था कि वो इस तरीके से करे। तो हमारा निज़ाम ख़राब है, जिसकी वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। और यासीन मलिक के हवाले से क्या रहा है? देखिए, यासीन मलिक जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। आप देखें, वो हमेशा हमारे खिलाफ भी बोलते रहे, तो वो इसको डिस्कस करना बेकार है। एक आदमी के अपने ज़ाती मामलात हैं, वो खुद हल करे। फील्ड मार्शल हाशिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने कश्मीर के हवाले से कश्मीर को उजागर करते हुए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं कि कुछ राहें हमवार होंगी? देखिए, मसला ये है कि कश्मीर की आवाज़ कितनी भी हम उठा लें, जब कश्मीरी खुद नहीं मदद करेंगे, खुद नहीं लड़ेंगे, खुद नहीं चाहेंगे। सर 78 ईयर्स हो गए लड़ते झगड़ते। नहीं, ये तो मीडिया हाइप है ना कि लड़ झगड़ते। आप कश्मीर में जाएं तो आपको दूसरा माहौल नजर आएगा, राइट। वो जब तक खुद नहीं कोशिश करेंगे, खुद नहीं अपने लिए राह हमवार करेंगे, तो दूसरा कितना भी मदद करे वो बदनाम होगा। ये तक हमें इल्ज़ाम आएगा हम पे कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरों के मुल्क में। आप जब तक आप नहीं जद्दोजहद करेंगे और आप सही डायरेक्शन में उनकी लीडरशिप नहीं होगी, तो वो सफ़र कर रहे हैं। लीडरशिप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही है मीर भाई उमर फारूक साहब, और नहीं तो फिर क्यों नहीं उनको आज़ादी मिली? ये तो हमारी तो किस्मती है हमारे पाकिस्तान की भी के। नहीं, हमने तो बड़ा उनको खिंचाव किया, बड़ा उनकी मदद की, बड़ी अभी भी मदद करना चाहता है पाकिस्तान उनकी। लेकिन आप देखें ना कि उनका मुल्क है, हमारे मुल्क में कोई ऐसा करे कोई, तो हम उनको सुधारेंगे ना, राइट। या वो हमसे लड़ेंगे। अब वो लड़ रहे हैं कभी उनकी तरफ से, कभी किसी की तरफ से, कभी खुद अपने लिए, तो खुद डिवाइड है। डिवाइडेड होती है जो नेशन, उनका यही होता है काम। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 20 नवंबर 2025 को मुनक़िद हो रही है। इस हवाले से कश्मीरी अवाम को और कराची की हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को क्या पैगाम देना? देखिए, मैं समझता हूँ कि कश्मीरी जो बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं, राइट, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि उनको एजुकेशन मिले, वो बड़े होकर वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करें, तो वहाँ तब्दीली आ सकती है। लेकिन कोई मदद कर रहा है, कोई लड़ रहा है, वो उसको बचाए अपना समझ के कि मेरा मुल्क जा रहा है, वो लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, तो ये फिर हल नहीं होता है ये मसला। वो खुद उनकी नस्ल ऐसी तैयार करें जो आने वाले दिनों में वो अपने मुल्क को आज़ाद कराएं, अगर चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया सर। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में महमूद पारिक साहब हमारी इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं, और आपने तालीम को बड़ी फोकस किया है, तालीमी शोबे को उजागर करने के लिए।